सोचो एक ही वीडियो में बैक टू बैक 5 ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवीज़ की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। जैक रिचर नेवर गो बैक, जहां एक एक्स मिलिट्री हीरो सच की तलाश में सबसे टकराता है। ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ एक्स अंडर केज, इम्पॉसिबल मिशंस और नेक्स्ट लेवल स्टंट से भरपूर। रीडिक एक ऐसा सर्वाइवर जो मौत को भी चैलेंज देता है। टोग्यू जंगल के बीच सर्वाइवल की खौफनाक कहानी। आर्मी ऑफ द डेड, ज़ोंबीज़ एक्शन और एक डेंजरस हेस्ट का डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम आपको 5 मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ एक एक करके सुनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एरिया 51 से, जहां मिलिट्री एक सीक्रेट कंटेनर ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, लेकिन रोड एक्सीडेंट की वजह से एक कंटेनर खुल जाता है और उसमें से निकलता है एक सुपर ज़ोंबी। ये कोई नॉर्मल ज़ोंबी नहीं होता, ये इंटेलिजेंट होता है, पावरफुल होता है और इंसानों को सेकंड्स में ज़ोंबी बना देता है। फिर क्या, वो सीधा लास वेगास पहुंचता है और पूरा शहर ज़ोंबीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। गवर्नमेंट लास वेगास को कवर कर देती है। शहर के गिर्द बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन बाहर ना निकले। लेकिन सबसे डेंजरस बात, ये ज़ोंबीज़ नॉर्मल नहीं हैं, ये अल्फ़ा ज़ोंबीज़ हैं। इनका किंग है ज़्यूस और इनकी अपनी सोसाइटी है, अपने रूल्स हैं। यानी इंसान समझ रहे थे कि वो मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन असल में वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बन चुके थे। 6 साल बाद एक रिच कैसीनो ओनर स्क्वाडवर्ड को ऑफर देता है। वेगस के कैसीनो वर्ल्ड में $200 मिलियन पड़े हैं, उसके गिरने से पहले पैसे निकाल लो, 50 मिलियन तुम्हारे। अब स्क्वाड एक डेंजरस टीम बनाता है। इसकी टीम में 6 लोग होते हैं। मिशन बिल्कुल सिंपल लग रहा था, अंदर जाओ, पैसे लो और निकल जाओ। लेकिन वेगस में एंटर करते ही उनको समझ आ गया था ये मिशन सुसाइड है। वेगस एंटर करते ही उनका सामना होता है एक ज़ोंबी टाइगर से। ब्रो ये सीन लिटरली कमाल वाइब देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि अल्फ़ा ज़ोंबीज़ के एरिया में घुसने का एक रूल है और वो है सैक्रिफाइस, यानी अगर सेव पैसे चाहिए तो किसी इंसान को ज़ोंबी के हवाले करना पड़ेगा। यहाँ मूवीज़ दिखाती है कि सिर्फ ज़ोंबीज़ बीस्ट नहीं, उनके इमोशंस भी हैं, उनका किंग है, क्वीन है और दर्जा बंदी भी। अब आता है असली ट्विस्ट। कैसीनो ओनर को एक्चुअली पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए था ज़ोंबी क्वीन का सर। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड से गवर्नमेंट सुपर सोल्जर क्रिएट कर सकती थी। यानी पूरा मिशन एक ट्रैप था, टीम को बस बेड की तरह यूज़ किया गया। जब ज़ोंबी क्वीन का सर काटा जाता है तो ज़्यूस पागल हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात, क्वीन प्रेग्नेंट थी। यस, ज़ोंबी बेबी। यहाँ मूवी की डेंजरस कंसेप्ट पेश करती है कि ज़ोंबीज़ तैयार हो रहे हैं। अब वो सिर्फ इन्फेक्शंस नहीं, एक नई स्पेसिस बन रहे हैं। अब गवर्नमेंट मिसाइल लॉन्च करने वाली होती है। टाइम कम है, टीम बिखर चुकी है और हर तरफ ज़ोंबीज़ ही ज़ोंबीज़। डाइटर वॉल्ट खोल देता है, लेकिन खुद कुर्बानी दे देता है। एक एक करके सब मरने लगते हैं। स्कॉट अपनी बेटी कैटी को बचाने जाता है और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, लेकिन ज़्यूस उस तक पहुंच जाता है। यहाँ होती है मूवीज़ की मोस्ट इंसेंस फाइट। स्कॉट ज़्यूस को मार देता है, लेकिन खुद ज़ोंबी बाइट का शिकार हो जाता है। मिसाइल्स ब्लास्ट के बाद स्कॉट समझ आता है कि अब वो ज़िंदा नहीं बच सकता, इसलिए वो अपनी बेटी को पैसे देता है और कहता है अच्छी ज़िंदगी जीना। फिर कैटी अपने ही फादर को शूट कर देती है। सीन्स इमोशनल भी है और हार्ट टचिंग भी। लेकिन रुक जाओ, मूवी यहीं ख़त्म नहीं होती। वॉल्ट के अंदर उसका एक साथी ज़िंदा बच जाता है। वो पैसे लेकर प्लेन में बैठता है, लेकिन फिर उससे पता चलता है कि उसे ज़ोंबी बाइट हो चुकी है। यानी इन्फेक्शन अब वेगा से उसके साथ बाहर निकल चुका है। मतलब वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसका दूसरा पार्ट आएगा। मूवी का हिडन मैसेज ये था कि इंसान ज़ोंबी से ज़्यादा डेंजरस हैं।
गवर्नमेंट ज़ुम्बी आर्मी बनाना चाहती थी, पैसे से ज़्यादा पावर इम्पोर्टेंट थी। इसी लालच की वजह से सब मर गए। मूवी में इंटेलिजेंट ज़ुम्बीज़ का कंसेप्ट काफ़ी यूनिक था। जी हाँ, तो दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ये मूवी देख के। और अगर आप लोग मेरी मानो और ये वीडियो देख के आपको अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो ये मूवी को लाजमी देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है एक पावरफुल सैटेलाइट सिस्टम से, जिसे कंट्रोल करने के लिए एक सीक्रेट डिवाइस बनाई गई होती है। इस डिवाइस का नेम है पेंडोरस बॉक्स। ये डिवाइस इतनी डेंजरस होती है कि इसके ज़रिए दुनिया के किसी भी सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है और मिसाइल की तरह ज़मीन पर गिराया जा सकता है। एक मीटिंग के दौरान कुछ अननोन अटैकर्स आते हैं और इस डिवाइस को चुरा लेते हैं। भागते वक्त वो सैटेलाइट को क्रैश भी कर देते हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि अगर ये डिवाइस गलत लोगों के हाथों में रही तो पूरी दुनिया डेंजर में पड़ सकती है। इसलिए उन्हें याद आता है एक ऐसा आदमी जो रूल्स फॉलो नहीं करता लेकिन हर इम्पॉसिबल मिशन कंप्लीट करता है, और वो होता है एक्स अंडरकेज। सब लोग समझते हैं कि वो एक्स मर चुका है, लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल जिंदा है और दुनिया के किसी कोने में अपनी एडवेंचरस लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। गवर्नमेंट उसे कांटेक्ट करती है और उसे मिशन ऑफर करती है। पहले तो एक्स मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगर पेंडोरस बॉक्स रिकवर ना हुआ तो लाखों लोग मर सकते हैं, तब वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। और उसकी टीम भी उसकी तरह क्रेजी और टैलेंटेड होती है। कोई स्नाइपर एक्सपर्ट है, कोई हैकर, कोई स्टंट मास्टर और कोई मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट। सब मिलकर पेंडोरस बॉक्स के पीछे निकल पड़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक्सी यांग नाम के डेंजरस लीडर से। गवर्नमेंट का मानना होता है कि डिवाइस इसी ने चुराई है, इसलिए एक्स और उसकी टीम उसका पीछा करती है। यहाँ से मूवी फुल स्पीड एक्शन मोड में चली जाती है। कभी समुंदर के बीच चेस, कभी जंगल में फाइट, कभी बाइक स्टंट्स और कभी हवा में इम्पॉसिबल जंप्स। हर सीन पिछले सीन से ज़्यादा डेंजरस लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक्स को एक शॉकिंग सच पता चलता है जिसे वो विलन समझ रहा था वो असली विलन होता ही नहीं, असली गेम कोई और ही खेल रहा होता है। एक्स यांग और उसकी टीम भी पेंडोरस बॉक्स को दुनिया बचाने के लिए हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ करप्ट लोग इस डिवाइस का मिसयूज़ करना चाहते हैं। यानी हीरो और कॉल्ड विलन दोनों का टारगेट एक ही होता है, बस उनके तरीके अलग होते हैं। ये ट्विस्ट मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अब एक्स और एक्स यांग मिलकर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की प्लानिंग करते हैं। फाइनल मिशन शुरू होता है। हर तरफ एक्सप्लोशंस, गन फायर्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हाई स्पीड एक्शन देखने को मिलता है। लास्ट बैटल में पेंडोरस बॉक्स को एक्टिव कर दिया जाता है। सैटेलाइट सीधा अर्थ की तरफ आ रही होती है। टाइम बहुत कम होता है, अगर कुछ सेकंड्स की भी डिले होती तो हज़ारों लोग मर सकते थे। एक्स अपनी जान रिस्क में डालकर डिवाइस को डीएक्टिवेट करता है और सैटेलाइट क्रैश होने से बच जाता है। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। करप्ट ऑफिसर एक्सपोज हो जाते हैं और दुनिया एक बड़ी तबाही से बच जाती है। मूवी के एंड में एक्स को फिर से ट्रिप्लेक्स प्रोग्राम का लीडर बना दिया जाता है और उसके साथ एक नई टीम भी तैयार कर दी जाती है जो फ्यूचर के डेंजरस मिशन के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों ये थी ट्रिप्लेक्स रिटर्न ऑफ एक्स अंडरकेज की कंप्लीट मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्शन, एडवेंचर और नॉन स्टॉप थ्रिल पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली देखने लायक है। मूवी की शुरुआत अफ्रीका के एक रिमोट एरिया से होती है। यहाँ कुछ क्रिमिनल्स कुछ लोगों को किडनैप कर रखते हैं। इन लोगों में कुछ यंग लड़कियां भी शामिल होती हैं जिन्हें ज़बरदस्ती कैद रखा गया होता है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात समांथा ओहारा से होती है जो एक एक्सपर्ट मिलिट्री लीडर है। समांथा अपनी स्पेशली ट्रेंड टीम के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर भेजी जाती है। मिशन का मकसद होस्टेजेस को क्रिमिनल के कब्जे से निकालना और उन्हें महफूज जगह पहुंचाना होता है। टीम रात के अंधेरे में टारगेट लोकेशन के करीब पहुंचती है। सब लोग अपनी पोजीशन लेते हैं और ऑपरेशन शुरू करते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। टीम दुश्मनों का मुकाबला करती है एक जबरदस्त अंदाज में और होस्टेजेस तक पहुंच जाती है। लेकिन जब होस्टेजेस को निकालने की कोशिश की जाती है तो अचानक अलार्म बज जाता है। क्रिमिनल्स को पता चल जाता है कि उनके अड्डे पर अटैक हो गया है। इसके बाद हर तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। समांथा और उसकी टीम होस्टेजेस को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उनका ट्रांसपोर्ट डैमेज हो जाता है। अब उन्हें पैदल और गाड़ियों के जरिए डेंजरस जंगल से गुजरना पड़ता है। क्रिमिनल गैंग का लीडर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि रेस्क्यू टीम को किसी भी कीमत पर जिंदा मत छोड़ा जाए, इसलिए उनका पीछा लगातार जारी रहता है।
मिशन के दौरान टीम को एहसास होता है कि उनकी सिचुएशन हर मिनट मुश्किल होती जा रही है, एमुनेशन कम होती जा रही होती है और क्रिमिनल्स उनके बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। कुछ देर बाद टीम एक पुराने और सुनसान लाइन फार्म तक पहुंचती है। ये जगह देखने में बिल्कुल खाली लगती है। थके हुए सोल्जर समझते हैं कि शायद यहाँ कुछ देर आराम मिल जाएगा, लेकिन जब वो इस जगह की तलाशी लेते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पहले लायंस को कैद करके रखा जाता था। कुछ कमरों में खून के निशान और पिंजरों के बचे हुए हिस्से नजर आते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। टीम को अभी तक ये नहीं पता होता कि यहाँ इस फार्म में एक बहुत ही डेंजरस लायनेस अब भी मौजूद है। ये लायनेस पहले कैप्टिविटी में रखी गई थी और इंसानों के जुल्म का शिकार रही थी। इसी वजह से वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझती थी। रात होने के बाद जंगल और भी ज़्यादा खौफनाक लगने लगता है। टीम के कुछ मेंबर्स अजीब आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर होगा। फिर अचानक पहला अटैक होता है। लायनेस इतनी तेज़ी से हमला करती है कि सोल्जर्स को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। टीम का एक मेंबर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अब समझ आता है कि वो सिर्फ क्रिमिनल से नहीं बल्कि एक डेडली प्रेडेटर से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहानी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। एक तरफ क्रिमिनल फार्म के करीब पहुंच रहे होते हैं और दूसरी तरफ लायनेस अंधेरे में छुपकर शिकार कर रही होती है। हर कैरेक्टर सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। कुछ लोग बहादुरी दिखा रहे होते हैं जबकि कुछ लोग पैनिक करने लगते हैं। समंथा हर हाल में होस्टेजेस को बचाना चाहती है, लेकिन हर नई सिचुएशन उसके लिए चैलेंज बन जाती है। जब क्रिमिनल्स फार्म के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आसानी से रेस्क्यू टीम को पकड़ लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि लायनेस उनका भी इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर बाद लायनेस क्रिमिनल्स पर भी हमला कर देती है। कई लोग उसका शिकार बन जाते हैं। अब फार्म के अंदर 3 अलग जंगें चल रही होती हैं, सर्वाइवल, रेस्क्यू और रेवेंज। मूवी के आखिरी हिस्से में समांथा और बचे हुए कुछ लोग एक फाइनल प्लान बनाते हैं। उन्हें किसी तरह फार्म से निकलकर सेफ जोन तक पहुंचना होता है। क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त गन फाइट देखने को मिलती है। क्रिमिनल्स और रेस्क्यू टीम के दरमियान सख्त मुकाबला होता है। इसी दौरान लायनेस भी बार बार अटैक करती रहती है। आखिरकार क्रिमिनल्स का लीडर भी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। काफ़ी मुश्किलात और कुर्बानियों के बाद समांथा कुछ होस्टेजेस के साथ बच निकलने में कामयाब हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि लायनेस जिंदा रहती है और जंगल की तरफ चली जाती है। ये सीन हमें असल में क्या दिखाता है? हमें ये सिखाता है कि वाइल्ड लाइफ को कैद करना और उनके साथ ज़्यादती करने का नतीजा कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे तो ये मूवी देख के बहुत ही मज़ा आया था। इस मूवी ने मुझे हिलने नहीं दिया था। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान और अजीब प्लेनेट से। यहाँ हम देखते हैं रिडिक को। वो बुरी तरह जख्मी है, अकेला है और उसके पास ना कोई आर्मी है और ना ही कोई दोस्त। एक वक्त था जब वो पूरी गैलेक्सी का किंग बन गया था, लेकिन अब उसके अपनों ने ही उसके साथ धोखा किया। उसको एक डेंजरस प्लेनेट पर मारने के लिए छोड़ दिया गया। रिडिक मुश्किल से ही जिंदा है, ना खाना, ना पीना, ना शेल्टर। सिर्फ मौत हर तरफ उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन रिडिक आम इंसान नहीं, वो पहले अपनी ब्रोकन लेग को खुद ही सेट करता है। दर्द इतना होता है कि कोई भी इंसान बेहोश हो जाए, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ डिटर्मिनेशन नज़र आता है। अब उसका असली मिशन सिर्फ एक है, सर्वाइव। प्लेनेट पर अजीब क्रिएचर रहते हैं, कुछ डायनासोर जैसे, कुछ गियांट वॉल्वेस की तरह, कुछ इतने डेंजरस कि एक बार काट लें तो बचना नामुमकिन। रिडिक धीरे धीरे इस प्लेनेट को समझने लगता है। वो शिकार करता है, पानी ढूंढता है और हर क्रिएचर की वीकनेस ऑब्जर्व करता है। इसी दौरान उसे एक छोटा सा एलियन पप्पी मिलता है। पहले वो इसे इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच ट्रस्ट बन जाता है। वो पपी बड़ा होकर उसका लॉयल कंपेनियन बन जाता है। इमोशनल कनेक्शन मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। एक दिन रिडिक को एक अबैंडोनेड स्टेशन मिलता है। उसके अंदर इमरजेंसी हेल्पिंग बटन लगा होता है। उसे पता होता है कि अगर वो बटन को एक्टिवेट करेगा तो बाउंटी हंटर्स ज़रूर आएंगे, और क्योंकि उसके सर पर बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, गैलेक्सी के सबसे डेंजरस हंटर्स उसके पीछे आ जाएंगे। लेकिन रिडिक के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ तो इस प्लेनेट पर मॉन्स्टर के साथ मरना या बाउंटी हंटर्स का सामना करना। वो बटन एक्टिवेट कर देता है। सिग्नल मिलते ही 2 अलग अलग टीम्स प्लेनेट पर लैंड करती हैं। पहली टीम ग्रीडी क्रिमिनल्स की है। इनका लीडर सिर्फ पैसे के लिए रिडिक का सर काट कर ले जाना चाहता है। दूसरी टीम प्रोफेशनल सोल्जर्स की होती है।
उनका लीडर रिडिक के बारे में पुरानी इन्फॉर्मेशन रखता है। उससे लगता है रिडिक सिर्फ क्रिमिनल नहीं बल्कि एक लेजेंड है। दोनों टीम्स एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं करती। सबको लगता है कि वो रिडिक को आसानी से पकड़ लेंगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि असली शिकार कौन है। जैसे ही बाउंटी हंटर्स प्लेनेट पर उतरते हैं, रिडिक उन्हें दूर से ऑब्जर्व करता है। सीधा अटैक करने की बजाय वो फिजिकलॉजिकल गेम खेलता है। कभी किसी की गन चुरा लेता है और कभी किसी का रेडियो, कभी किसी का नाइफ और कभी किसी को बिना आवाज़ के गायब कर देता है। हंटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई मॉन्स्टर उनके साथ ये सब कर रहा है, मगर असली मॉन्स्टर तो रिडिक ही होता है। एक एक करके हंटर्स कम होते जाते हैं। डर उनके दिल में बढ़ जाता है। इसी बीच वेदर अचानक बदलने लगता है। तेज़ बारिश शुरू होती है और रिडिक को पता होता है कि इस प्लेनेट की असली तबाही अब शुरू होगी। जैसे ही बारिश होती है, ज़मीन के नीचे छुपे हुए पॉइजनस मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं, हज़ारों की तादाद में। हर तरफ सिर्फ जहरीले क्रिएचर्स ही क्रिएचर्स। अब सिचुएशन उलट चुकी है। जो लोग रिडिक का शिकार करने आए थे, अब उन्हें रिडिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ वो ही इस प्लेनेट को जानता है। अब सब मिलकर स्पेसशिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में मॉन्स्टर्स हर तरफ से अटैक करते हैं। कई लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग अपनी ग्रीड की वजह से मरते हैं और कुछ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। रिडिक सबसे आगे चलकर मॉन्स्टर से लड़ता है। उसकी स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस सबको बचा लेता है, लेकिन उसका लॉयल एलियन कंपेनियन इसी बैटल में ज़ख्मी हो जाता है। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है। आखिरकार सिर्फ कुछ लोग ही स्पेसशिप तक पहुंच पाते हैं। प्रोफेशनल टीम का लीडर समझ जाता है कि रिडिक उतना बुरा नहीं जितना दुनिया समझती है। वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे एक स्पेसशिप दे देता है। रिडिक फाइनली उस डेडली प्लेनेट से निकल जाता है, लेकिन उसका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। गैलेक्सी में उसके दुश्मन अब भी जिंदा हैं और लेजेंड रिडिक दोबारा वापस आने वाला है। इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज ये है, असली ताकत म्यूजिकलेस में नहीं, माइंडसेट में होती है। जब हर तरफ मौत हो, तब सिर्फ वही इंसान बचता है जो कभी हार नहीं मानता। रिडिक हमें सिखाता है कि सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ का नाम नहीं, ऑब्जर्वेशन, पैटियंस और सही वक्त पर सही डिसीजन ही असली वेपन होते हैं। इसी वजह से रिडिक सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट सर्वाइवर है। ये फिल्म जैक रीचर सीरीज़ की दूसरी मूवी है। इस बार फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि ट्रस्ट, साजिश और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे थीम्स पर भी है। रीचर को एक ऐसे नेटवर्क का सामना करना पड़ता है जो सच को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी तब शुरू होती है जब जैक रीचर अपनी पुरानी मिलिट्री कॉन्टैक्ट से मिलने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन्हें अचानक अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगाए गए हैं। रीचर को शुरू से ही लगता है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक जब सबूत बहुत सीधे नज़र आए, तब अक्सर असली सच कहीं और छुपा होता है। रीचर खुद एविडेंस को समझने लगता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कुछ लोग मिलिट्री सिस्टम के अंदर और बाहर मिलकर एक बड़ी साजिश को छुपा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे बार बार रोकने की कोशिश होती है। हर नया क्लू एक और बड़ा सवाल खड़ा कर देता है और रीचर को सिर्फ अपनी ट्रेनिंग ही नहीं, अपनी जजमेंट पर भी भरोसा करना पड़ता है। इस फिल्म की एक ख़ास बात यह है कि इसमें रीचर का एक ज़्यादा पर्सनल साइड भी देखने को मिलता है। कहानी के कुछ हिस्सों में उसे अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के बारे में भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। ये एंजल करैक्टर को सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी दिखाता है। फिल्म में एक्शन, सस्पेंस, फास्ट और प्रैक्टिकल फील देता है। रीचर हर सिचुएशन को सिर्फ ताकत से नहीं, प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन से हैंडल करता है। इसी वजह से चेस सीन और कन्फ्रंटेशन कहानी के साथ नेचुरली फिट होते हैं। साथ ही सस्पेंस भी बना रहता है, क्योंकि ऑडियंस को धीरे धीरे पता चलता है कि असली प्रॉब्लम किसी एक इंसान से नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई है। फिल्म के क्लाइमैक्स में रीचर और उसके साथी साजिश के पीछे छुपे लोगों का सामना करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से ये साफ हो जाता है कि कुछ पावरफुल लोग अपने फ़ायदे के लिए सच को मैनिपुलेट कर रहे थे और बेगुनाहों को फंसाया जा रहा था। आखिर में रीचर सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल से नहीं बल्कि एविडेंस और सच को सामने लाकर साजिश को एक्सपोज करता है। इसके बाद वो एक बार फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौटने का फ़ैसला करता है। ऐसी ज़िंदगी जहां वो किसी की जगह रुकता नहीं, लेकिन जहां ज़रूरत हो वहां इंसाफ के लिए ज़रूर खड़ा होता है। अब बात करते हैं क्या फ़िल्म देखने लायक है।
तो दोस्तों, अगर आपको मिलिट्री साजिशें, इन्वेस्टिगेशन, रियलिस्टिक एक्शन और कल्म लेकिन इंटेलिजेंट हीरोज पसंद हैं तो जैक रिचर नेवर गो बैक एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये फिल्म पहली मूवी जितनी मिस्ट्री हैवी नहीं, लेकिन एक्शन और सस्पेंस का बैलेंस बनाए रखती है। फाइनल बात करते हैं, मेरी रेटिंग होगी 8 आउट ऑफ 10। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका लीड कैरेक्टर है। जैक रिचर हर मुश्किल सिचुएशन में सोच समझ कर डिसीजन लेता है और इसी वजह से उसकी जर्नी देखना इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर एक्शन मूवीज़ पसंद हैं जहां सिर्फ फाइट नहीं, प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन भी इम्पोर्टेंट हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज़ देखना चाहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारे भाई मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।